हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी स्टेज पर। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे चौकीदार का प्रैक्टिस सेट 18 दुमका ज़िला। ठीक है, ऑलरेडी मैंने 17 प्रैक्टिस सेट और 10 क्लासेस अपने इसी चैनल पर करवाई है, जिसका सारा वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 18 करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर किसी भी वीडियो का आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, साथ ही व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको हर एक वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, साथ में आंसर भी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या पहला। कहता है मयूराक्षी बयान जलाशय परियोजना किस जिला में है? झारखंड के किस जिला में मयूराक्षी बयान जलाशय परियोजना है? ऑप्शन है आपके पास देवघर, ऑप्शन बी दुमका, ऑप्शन सी पाकुड़ और ऑप्शन डी जामताड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दुमका। दुमका में है मयूराक्षी बयान जलाशय परियोजना। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2। कहता है झारखंड में सर्वाधिक गर्मी किस महीने में पड़ती है? ठीक है, झारखंड में सर्वाधिक गर्मी जो है यह किस महीने में पड़ती है? ऑप्शन है आपके पास अप्रैल, ऑप्शन बी मई, ऑप्शन सी जून और ऑप्शन सी जुलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मई। ठीक है, चलिए अगर आप लोग को मैथ का एक एक्स्ट्रा सेपरेट वीडियो चाहिए जिसमें सारा टॉपिक कवर करा दूं तो कैसा रहेगा? अगर आप लोग चाहते हैं कि मैथ का मैं एक टॉपिक करा दूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि सर एक वीडियो लेके आइए। ठीक है, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। कहता है झारखंड में किस जिले में प्लास्टिक पार्क की स्थापना प्रस्तावित है? ठीक है, प्रस्तावित है या अभी स्वीकृति मिल भी गई होगी। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास दुमका, ऑप्शन बी देवघर, ऑप्शन सी साहेबगंज और ऑप्शन डी है गोड्डा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देवघर। देवघर में प्लास्टिक पार्क की स्थापना होने वाली है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4। कहता है काला सीसा के नाम से किसे जाना जाता है? किस खनिज को काला सीसा के नाम से भी जानते हैं हम लोग? ठीक है, पहला है अभ्रक, दूसरा है काइनाइट, तीसरा है ग्रेफाइट और चौथा है बॉक्साइट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो ये हीरा का एक क्या है अप्रूफ है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ। ठीक है, और ये हीरा का एक रूप है ग्रेफाइट। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं काला सीसा, ग्रेफाइट, काला सीसा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5। बेंटोनाइट को आम भाषा में क्या कहा जाता है? बेंटोनाइट को आम भाषा में क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास मुल्तानी मिट्टी, ऑप्शन बी संगमरमर, ऑप्शन सी सीमेंट और ऑप्शन डी है चीनी मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मुल्तानी मिट्टी। वही मिट्टी जिसको आदमी बाल पे अपना लगाता है उसी को बोलते हैं हम लोग मुल्तानी मिट्टी, इसको बोलते हैं बेंटोनाइट। और ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं साहिबगंज और पाकुड़ पे, आपको याद रखना है बेंटोनाइट। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है आपके पास 26 जनवरी 1964, 29 जनवरी 1964, 24 जनवरी 1964 और 15 जनवरी 1964। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 29 जनवरी 1964। और अगर पूछ लिया जाए ऐसे प्रश्न थोड़ा घुमा के कि बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये स्थापित किया गया था। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 कहता है कि लाहा उत्पादन की दृष्टि से भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? ठीक है, पूरे भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है लाहा उत्पादन की दृष्टि से? पहला है द्वितीय, दूसरा है प्रथम, ऑप्शन सी है तृतीय और ऑप्शन डी है पंचम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रथम। प्रथम स्थान पर आते हैं हमारे झारखंड। ठीक है, लाहा उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आते हैं। अगर झारखंड के अंदर प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है तो याद रखिएगा वो है आपका खूंटी जिला है, लाहा उत्पादन की दृष्टि से खूंटी है। ठीक है, खूंटी जिला है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8 कहता है कि देश में एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? एकल हस्ताक्षर तकनीक प्रथम राज्य कौन सा है देश में, पूरे भारत में? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी है ओडिशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी झारखंड। झारखंड ही है ऐसा राज्य जो एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है देश का। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9 कहता है कि राजस्व प्राप्ति के आधार पर झारखंड का सबसे बड़ा
रेलवे स्टेशन कौन सा है? झारखंड का राजस्व प्राप्ति के आधार पे आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास रांची, ऑप्शन बी है मुरी, ऑप्शन सी है धनबाद और ऑप्शन डी है दुमका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धनबाद, ठीक है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दुमका किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, क्योंकि मैंने पढ़ाया है इसको, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपने देखी है तो इसका राइट आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में करेंगे, ये मुझे पूरा उम्मीद है, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दुमका किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 10, फेल्सपार खनिज, जो ये फेल्सपार है ये खनिज है, ये किस जिला में पाया जाता है? ऑप्शन है गोड्डा, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी दुमका और ऑप्शन डी है जामताड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुमका। दुमका में फेल्सपार खनिज पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं, जो फिजिक्स का क्वेश्चन है। कहता है गुरुत्वाकर्षण, जिसको हम लोग ग्रेविटी कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? ऑप्शन है चाणक्य, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी आर्किमिडीज, ऑप्शन डी है आर्यभट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज किया है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12। कहता है कि मनुष्य की अधिकतम श्राव्यता, मतलब मनुष्य कितनी अधिकतम ध्वनि को सुन सकता है, उससे ज़्यादा आदमी नहीं सुन सकता उस ध्वनि को। तो देखिए ध्वनि का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है बेल, ठीक है। क्या होता है? बेल, BEL, बेल, जिसको शॉर्ट में हम लोग बी लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ है डीबी, डीबी मतलब इसका 10वां हिस्सा, बेल का 10वां हिस्सा क्या होता है? 1 dB होता है, तो डीबी, ठीक है। तो डीबी में हम लोग नापते हैं क्या? मनुष्य की ध्वनि को, डेसीबल जिसको बोलते हैं, डेसीबल। तो कितनी अधिकतम हो सकता है? तो याद रखिएगा 95 डेसीबल। इससे ज़्यादा की ध्वनि को इंसान नहीं सुन सकता है, ठीक है। आपको बस ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 कहता है कि किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 47, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 226। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32, ठीक है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो है ये 5 प्रकार की रीट जारी करता है, 5 प्रकार की रीट जारी करता है। और अनुच्छेद 226 जो है ये हाई कोर्ट 5 तरह की रीट जारी करता है, राज्य के उच्च न्यायालय 5 तरह की रीट जारी कर सकते हैं, 226, ठीक है। और अनुच्छेद 47 के तहत राज्य सरकार शराब पर प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है। और अनुच्छेद 14 जो है यह विधि के समक्ष समता है, ठीक है, यानी कि एक समान सभी के लिए कानून है, ठीक है। सारा आर्टिकल मैंने बता दिया। अब चलिए आगे देख लेते हैं। कहता है खाना पचाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास HCl, H2SO4, HF और ZNO, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। ये हमारे पेट जो है वहाँ पे ऑटोमेटिक बनता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिससे खाना हम लोग का भोजन पचता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिच्छू का जो डंक है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है टार्ट्रिक एसिड, ऑप्शन बी मेथेनोइक एसिड, ऑप्शन सी सिट्रिक एसिड और ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल या एसिड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक अम्ल पाते हैं। और इमली में पाते हैं हम लोग टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। इमली में पाते हैं हम लोग टार्ट्रिक एसिड। आपको शॉर्ट में याद रखना है ईटा, इसका ई और इसका टा, ईटा, ईटा मतलब हो गया ई फॉर इमली और टा फॉर टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है। और साइट्रिक अम्ल जो पाए जाते हैं ये खट्टे पदार्थ में पाए जाते हैं, जैसे हो गया नींबू आपका, ठीक है, आंवला, इस सब में आपको क्या पाए जाते हैं? साइट्रिक एसिड पाए जाते हैं नींबू में। लैक्टिक अम्ल जो होता है ये आपका खट्टे दूध या दही में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 16 कहता है कि निमोनिया से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होती है? निमोनिया जिसको होता है तो हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है निमोनिया होने से? ऑप्शन है आपके पास श्वसन तंत्र, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी आंत और ऑप्शन डी है तंत्रिका तंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ा, ठीक है। निमोनिया होने से हमारे शरीर के जो फेफड़ा है उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 17 कहता है पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? पलासी का जो युद्ध है यह कब लड़ा गया है पलासी का युद्ध? तो आपके पास ऑप्शन है 1758 ईस्वी, ऑप्शन बी 1757 ईस्वी, ऑप्शन सी 1785 और ऑप्शन डी 1784। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1757 ईस्वी को पलासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 11 कहता है किस वायसराय के शासनकाल में भारत में प्रथम नियमित जनगणना करवाई गई थी? नियमित जनगणना मतलब हर 10 साल के अंतराल पर होती है, उसी को हम लोग नियमित जनगणना, रेगुलर सेंसस कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन और ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रथम जनगणना करवाई गई थी, किस वर्ष?
तो याद रखिएगा आपको 1881 में, ठीक है, प्रथम नियमित जनगणना। और प्रथम जनगणना सिर्फ पूछे तो याद रखना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रथम जनगणना हुआ था 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना हुआ था, ठीक है। और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रथम नियमित जनगणना हुआ था 1881 में। और तब से लेकर आज तक हर 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है, हर 10 वर्ष के अंतराल पर होती है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 19 कहता है किस वेदों को संगीत का जनक कहा जाता है? किस वेद को संगीत का जनक कहते हैं? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद और ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो वेद कितने हैं हम लोग का? 4 है। इन चारों में से किस वेद को संगीत का जनक कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामवेद। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 20 कहता है रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? रावी नदी जो है उसका पुराना नाम क्या है? ऑप्शन ए है वितस्ता, ऑप्शन बी अस्किनी, ऑप्शन सी परुष्णी और ऑप्शन डी सदानीरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परुष्णी। परुष्णी जो है रावी नदी का पुराना नाम है और वितस्ता जो है झेलम नदी का पुराना नाम है, याद रखिएगा झेलम। झेलम नदी का पुराना नाम है वितस्ता। अस्किनी जो है ये चिनाब नदी का पुराना नाम है, ठीक है, चिनाब का ये पुराना नाम है, ठीक है। और सदानीरा जो ये गंडक नदी का पुराना नाम है, आपको याद रखना है गंडक नदी का ये पुराना नाम है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 21 कहता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी कुमारगुप्त और ऑप्शन सी श्रीगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त या जलाया किसने था? तो याद रखिएगा बख्तियार खिलजी ने। किसने जलाया था? तो बख्तियार खिलजी ने जलाया था। बख्तियार खिलजी ने जलाया था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेना नायक था, ठीक है, उसी ने जलाया था। चलिए प्रश्न संख्या 22 जो मैथ से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चलिए मैं करा देता हूँ। कहता है एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप का दोगुना मान कितना होगा? तो आप लोग जानते हैं वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। मान लीजिए भुजा ए है तो इसका स्क्वायर होता है हम लोग का एरिया। तो अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हट जाएगा तो ए का मान हो जाएगा यहाँ रूट अंडर 64, इसका वैल्यू होता है 8। तो भुजा का मान हो गया 8। अब परिमाप कितना होता है वर्ग का? तो वो आपको पता है 4 साइड होता है, चारों को जोड़ देंगे तो वर्ग का परिमाप हो गया 4a। तो 4a यानी कि a का मान कितना आया था 8, तो 8 चौके हो गया हम लोग का 32 हो गया। परिमाप का दोगुना, तो परिमाप का भी दोगुना कर दीजिए। 32 दूना कितना हो जाएगा 64, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न संख्या 23 कहता है एक आदमी 2 घंटा में 4800 मीटर दौड़ता है, ठीक है। 2 घंटा में 4800 मीटर दौड़ता है तो 5 मिनट में कितना किलोमीटर दौड़ेगा? देखिए 2 घंटा में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कितना मिनट होता है। तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो 2 घंटा में 120 मिनट होता है। तो 120 मिनट में दौड़ता है 4800 मीटर, तो 1 मिनट में कितना जुड़ेगा? 0 से 0 12 चौके 48, यानी कि 1 मिनट में जो आदमी है ये दौड़ेगा 40 मीटर। एक मिनट में आदमी जो दौड़ेगा ये दौड़ेगा आपका 40 मीटर। तो 5 मिनट में इधर दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौके 20, यानी कि दौड़ेगा 200 मीटर। आदमी कितना दौड़ेगा 5 मिनट में? तो 200 मीटर। 200 मीटर को किलोमीटर में बदलना तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 10 से 2 भाग जाएगा 0.2 बार, यानी कि 0.2 किलोमीटर, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए रीजनिंग से एक प्रश्न कहता है एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा वह मेरे दादा के एकलौते बेटे हैं, तो वह आदमी लड़का से किस प्रकार संबंधित है? मान लीजिए ये लड़का है और ये वह आदमी है जिसकी ओर इशारा करता है। ये है आपका आदमी जिसकी ओर वह इशारा करता है। कहता है लड़का कि इसका दादा, इसका एक दादा है, उसका ये क्या है? बेटा है, इसका बेटा है, दादा का इसका बेटा है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। लड़का का क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। पूछा है कि वह आदमी लड़का से किस प्रकार संबंधित होगा? पिता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिता, ठीक है। प्रश्न संख्या 25 कहता है देखिए संख्या जो है 1 से 17, 17 से 26 और 26 से 30, तो 30 के बाद अगला नंबर क्या होगा? ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। अगर ध्यान से देखिएगा तो 1 से 17 यानी कि 16 बढ़ा है, 17 से 26 यानी कि 9 बढ़ा है और 26 से 30 यानी कि 4 बढ़ा है। देखिए ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है और ये 4 का स्क्वायर होता है। तो इसमें कहता क्या है? तो अगर 4 का स्क्वायर है सब में घट रहा है, 4 के बाद 3 का, 3 के बाद 2 का स्क्वायर, तो 30 के बाद हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 30 में 1 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 31, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।